जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नए मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग साहब, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और सीटेट की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे लगभग 3 से 4 प्रश्न जरूर बनते हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड मिला के। इसलिए इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम इस सब चीज़ जानेंगे, इनके नैतिक विकास के बारे में जानेंगे और इनके बारे में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए शुरुआत करते हैं हम। कोहलबर्ग, ये रहे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग साहब। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म 1927 में हुआ था। कहाँ? अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में। और इनकी मृत्यु 1983 में हो गई थी। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और जिसमें 6 स्टेज बताई थी इन्होंने। ये तो रहा इनका इंट्रोडक्शन ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं सीटेट में। ठीक है, अन्य परीक्षाओं के लिए ये ज़रूरी रहता है। आइए आगे इनकी थ्योरी देखते हैं हम। अब देखिए, ये तो हो ही गया। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इनका जो टर्म था नैतिकता, यानी नैतिकता होती क्या है, इस चीज़ को समझो पहले। नैतिकता, मोरलिटी, यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने समाज परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता सीखता है। ठीक है, यह एक प्रकार की क्वालिटी है, एक प्रकार का गुण है जो बच्चे के अंदर समाज से, उसके परिवार से, माता पिता से आता है। कैसे? अब यहाँ तस्वीर में आप देखिए। अब जैसे ये बच्ची बुजुर्गों को इनको पानी दे रही है, तो ये क्या अच्छा गुण है। उसके अंदर एक नैतिकता है कि जो सहायता करनी चाहिए, जो मदद के लायक हैं, जो बुजुर्ग वगैरह हैं। तो इससे क्या है, ये नैतिकता होती है। ठीक, इसी को हम नैतिकता कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है उसकी मदद करो, ठीक है, उसका सहारा बनो, ये क्या नैतिकता। यही हमें सब मम्मी पापा और परिवार से सीख मिलती है, समाज से भी मिलती है। अगला देखते हैं, नैतिकता समझ गए होंगे। अब अगला टर्म है इसमें हिंज की कहानी। जो लॉरेंस कोहलबर्ग साहब थे, इन्होंने बच्चों पर कई एक्सपेरिमेंट किए जिनमें इन्होंने हिंज की एक कहानी बताकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो ज़्यादा फेमस थी हिंज की कहानी, उसको देखते हैं। हिंज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार हो गई। जब पत्नी बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा दवा तो है मेरे पास, लेकिन ये बहुत महंगी है। अब हिंज के पास इतना पैसा था नहीं और ये दवा भी किसी के पास नहीं थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में आया कि अगर इसको चुरा लेते तो मेरी पत्नी की जान बच जाएगी, ना चुरा लें तो मेरी पत्नी ख़त्म हो जाएगी। और बाकी चोरी करना गलत बात है, ठीक है, या पुलिस पकड़ लेगी, ऐसे करके ये कहानी थी। अब इन्होंने अपने बच्चों से पूछा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, मतलब अगर वो चोरी करता है तो उसकी पत्नी बच जाएगी, और अगर क्या नाम नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाएगी या उसको पुलिस पकड़ लेगी। तो इन्हीं कहानी के आधार पर प्रश्न पूछे थे इसमें कि इसमें सही क्या निर्णय है। आइए देखते हैं हम इनके अगले टर्म। ये थी इनकी कहानी। अगला टर्म इनका नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा। मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। ठीक है, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। अब देखो यहाँ, यही समझ लो हिंज। ठीक है, जब ये सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा, अगर ये चोरी करता है तो इसकी पत्नी की जान बच जाती है, नहीं करता है, अगर चोरी करता है तो उस पुलिस पकड़ लेगी, ये भी समस्या। इसके आगे 2 समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, अगर चोरी कर रहा है तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं कर रहा तो इसकी पत्नी ख़त्म हो जाएगी। अब ये इस चीज़ में, स्थिति में निर्णय नहीं ले पा रहा, हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। जब आपके पास 2 रास्ते हों, ठीक है, उनमें से आप निर्णय नहीं ले पा रहे हों, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है,
इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम अगला टर्म क्या है इसमें। अगला टर्म इसका है नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। ठीक है, अब नैतिक तर्कणा क्या होती है उसको समझो। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। ठीक है, सही और गलत का डिसीजन लेने में जो प्रक्रिया होती है जिस उसी टाइम पे, ठीक है, तो उसी को नैतिक तर्कणा कहते हैं। जैसे का सही और गलत में किसी एक को चुनना हो, ठीक है, या तो सही चुनो या फिर गलत चुनो, किसी एक को चुनना हो उसी टाइम पे जो प्रक्रिया, उसी को नैतिक तर्कणा कहते हैं। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, हिंज ने क्या चोरी कर ली दबा की, ठीक है, क्योंकि उसकी पत्नी की जान बचानी थी उसे। ये हो गई नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। ठीक है, इसकी इंग्लिश वर्ड याद रखना है। आगे देखो अगला है इसमें। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में एक समस्या खड़ी हुई थी। कॉलबर्ग के सिद्धांत की एक आलोचना हुई थी इस सिद्धांत के अंतर्गत। वो आलोचना इनके असिस्टेंट थी, क्या नाम, कैरोल गिल्गिन, जिनका जन्म 1936 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें कॉलबर्ग की असिस्टेंट थी ये। ठीक है, तो इन्होंने एक कमी निकाली थी कि जो मतलब सिद्धांत इन्होंने दिया है ये लड़कों के पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है लड़कियों की अपेक्षा, तो ये गलत है। इन्होंने तर्क निकाला था कि जो लड़के रहते हैं उनके अंदर न्याय, मतलब पुरुष की नैतिकता का आधार न्याय होता है, जस्टिस होता है, जबकि जो स्त्रियां रहती हैं, ठीक है, उनकी नैतिकता का आधार देखभाल होता है। ठीक, देखभाल होता है। इस चक्कर में इन्होंने, मतलब कोलबर्ग साहब ने लड़कियों को कम वरीयता दी थी अपने सिद्धांत में, जबकि लड़कों को ज़्यादा। तो इसलिए इन्होंने उस सिद्धांत की आलोचना की थी। कैरोल गिल्गिन, ठीक है, इनकी असिस्टेंट थी ये, इनके सिद्धांत में ये मदद कर रही थी। ठीक है, आगे देखो अब देखो इस जो डेवलपमेंट इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसमें स्टेजेज और इसके लेवल देख लीजिए। इसमें 6 स्टेजेज होते हैं। कॉलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेजेज हैं, अर्थात 6 स्टेजेज हैं। अब देखो इनके जो 6 स्टेजेज हैं और 3 लेवल हैं उनको देखते हैं। पहला लेवल है इनका प्री कॉन्वेंशनल, ठीक है, इसके बाद इसकी एज है 4 से 8 या 3 से 7। ठीक, अगला लेवल है इनका कॉन्वेंशनल, जिसकी एज है 8 से 13 वर्ष। ठीक है, इसके बाद तीसरा इनका लेवल है पोस्ट कॉन्वेंशनल, जिसमें 13 से आगे इनकी एज रहेगी, जो 13 से आगे रहेंगे। अब इनमें से 2-2 इनके लेवल हैं। कौन कौन लेवल हैं? एक इसमें क्या नाम लेवल है आपका एवॉइडिंग पनिशमेंट के थ्रू रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट रहता है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा लेवल था उसमें गुड बॉय एटीट्यूड, यानी गुड गर्ल गुड बॉय वाला। इसके बाद लॉ ऑर्डर एंड मोरलिटी, नैतिकता और कानून नियम, इसमें 2 हो गए। इसके बाद जो तीसरा टर्म लेवल था उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया। कुल मिला के 6 लेवल हो गए इनके। 6 लेवल हो गए इनके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 लेवल बताए थे, इन्हीं में देखेंगे हम एक एक से इनको, तब समझ में आएगा क्या कौन सा लेवल किस स्तर पे है। वो सॉरी, 6 स्टेजेज हो गई, 3 लेवल हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। पहला जो लेवल था इनका कौन सा था? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में याद रखना है, बाकी भूल जाएंगे आप। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज नहीं लेवल। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है। और जिसमें 1 मिनट यार, क्या हो गया इसमें, आयु जिसमें 4 से 10 दिखाई गई है, जबकि 4 से 8 होती है। ठीक है, 10 भी मान सकते हैं, अभी कंफर्म कर लेंगे। अब देखो इसमें
खैर ये चीज़ें नहीं पूछते। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। जो अवस्था रहती है इस कॉन्वेंशनल लेवल, प्री कॉन्वेंशनल, इसमें क्या जो छोटा बच्चा रहता है उसमें जरा भी नैतिकता नहीं होती। आपने देखा हो घर में जो छोटा बच्चा रहता है, कभी कभार उसको अगर गुस्सा आ जाए तो अपने मम्मी को पीटने लगे, गालने लगे, जापड़ वगैरह थप्पड़ वगैरह हैं, उसको नैतिकता बिल्कुल नहीं रहती, जरा भी शून्य रहती है। उसका मूड बन गया तो दे देगा तुमको। इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार आती है, मतलब दूसरों के द्वारा नैतिकता सिखाई, जैसे मम्मी पापा के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, समाज के द्वारा। कि यहाँ देख तस्वीर में देख रहे हो, इसकी मम्मी इसको बता रही है बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने बड़े भाई को थप्पड़ मार दिया, वो बड़ा है उसको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अब देखो इसमें दो इसके लेवल हैं, मतलब दो इसके भाग हैं। इस अवस्था में दो भाग मतलब इसके दो स्टेजेज हैं, इसलिए फर्स्ट लेवल के दो कौन कौन से स्टेजेज हैं। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता है, जिसमें पनिशमेंट और ओविडेंस का मैटर रहता है। पनिशमेंट यानी इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो बच्चा रहता है वो सजा के डर से नैतिकता फॉलो करता है। अब जैसे यहाँ इसकी मम्मी ने बताया कि बड़ों को आदर करना चाहिए बेटा, ठीक है, उनको कभी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, अगर कोई रिश्तेदार वगैरह आए रिलेशन वाले तो उनको प्रणाम करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो पिटोगे। ठीक, तो उस चक्कर में ये नैतिकता उसके अंदर होती है, बच्चे के अंदर। देखो यहाँ पे जो बता रही है, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो सज़ा मिलेगी। ठीक है, जब हिंज ने इसमें क्या नाम इसमें नैतिकता दूसरों के द्वारा होती है। अब जो कहानी बताई थी उसमें जो प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें जो हिंज ने, अब बच्चे सोच रहे हैं अगर हिंज ने चोरी की है ये गलत बात है उसकी। ठीक है, चोरी की उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये क्योंकि उनको नैतिकता वो लेवल पे बताई गई है कि चोरी करना गलत बात है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का ऐसा जवाब दे रहे हैं बच्चे। अगला देखो इसका टर्म, अगला टर्म इसमें साधनात्मक सापेक्षा तथा उन्मुक्ता एंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव इंडिविजुअम, सॉरी इंग्लिश में। ठीक है, याद रखना है, इसको बोलना नहीं आ रहा। इस अवस्था को जैसा का तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा बच्चा खुद करेगा। इसमें क्या होता है, मैटर ऐसा मैटर रहता है, आपने देखे होंगे बच्चे। अब जैसे यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखो ये अपनी ये कुछ लिए ब्रेड वगैरह अपनी मम्मी को या सिस्टर को दे रहा है, और ये भी कह रहा है हमको भी अपना बाला खिलाओ। मतलब जैसे कि संगीत ऐसा करता है। अगर मान के चलो आप छोटे रहे होंगे, पढ़ने जाते होंगे, आपकी किसी ने पेंसिल तोड़ दी, ठीक है, तो उस टाइम पे छोटे की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे तुम भी सोचते हो यार इसकी भी पेंसिल तोड़ना है, उसकी भी तोड़ दी। ठीक है, तोड़ दी तो आप क्या हो गया, बोले बराबर हो गई, तुमने हमारी तोड़ी हमने तुम्हारी तोड़ी। इसी को कहते हैं जैसा का तैसा। ठीक है, इसी स्टेजेज में आता है ये यहाँ पे। ठीक है, इसमें नैतिकता मतलब जैसा व्यवहार बच्चे के साथ करो वैसा बच्चा व्यवहार दूसरे को उसके साथ करेगा। इस तरीके से इसमें बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ी और दूसरे बच्चे ने उसको पेन तोड़ दिया। ठीक है, अब अगला देखो, इसमें सेकंड लेवल क्या है। अब सेकंड लेवल है इसमें रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, जिसमें आयु बताई गई इसमें 10 से 13 वर्ष या फिर उसमें 8 से 13 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेश कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। अब जो 10 साल का बच्चा हो जाता है तो दूसरों की बातों पर ध्यान देता है, मतलब दूसरों कह देंगे बेटा किसी जानवर को मारना पाप है, ठीक है, या बड़ों को तुम प्रणाम नहीं करते तो ये गलत बात है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। बोले अगर ऐसा सब करोगे तो अच्छा रहेगा, ऊपर जाओगे पढ़ लिख के। ठीक है, कई चीज़ें रहती हैं ऐसे, मतलब दूसरों के अकॉर्डिंग उसको वो नैतिकता चलती है उसकी। ठीक है, अब इसमें आप दूसरों को कहेंगे, आप यहाँ देख तस्वीर में, यहाँ ये टीचर है या इनकी बड़ी बहन होगी, कुछ भी होगी, बच्चों को बता रही है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए जीवन में।
ठीक है, उन्हीं सिद्धांतों के ये बच्चे अपनाएंगे। अब सबसे ज़्यादा आजकल बाबाओं का ज़्यादा मैटर रहता है भाई, बाबाओं की बात नहीं मानना है। ये कौन है, आसाराम बापू, ये अच्छी अच्छी फेंकते थे, ठीक है, और इनकी बातें सुन के लोगों के एक हाल जहन में उतर भी जाती हैं। जो बाबा अगर बोल दे कि भाई आज तुमको सुबह 2 बजे नहाना है, इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, और ठीक है, या कह दे ऐसा, मतलब ये खुद फ्रॉड रहते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। तो इन बाबाओं से बच के रहना है, ठीक। आइए अगला देखो। अगला इसमें है जो लेवल, इसके सेकंड स्टेजेस के लेवल, वो यानी सेकंड लेवल की स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज क्या है इसमें, देखो, अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुखता है। इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल वाली ये स्टेज कही जाती है, जिसमें क्या, दूसरों के साथ भला करने और अनुमोदन अर्जित करने यानी अर्न अप्रूव करता है। गोल्डन रूल का विचार इसी अवस्था में आता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो इस चीज़ पे उसकी नैतिकता टिकी होती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमको शाबाशी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि ये तस्वीर में लड़की दिख रही है, इसने जो बूढ़े व्यक्ति थे उसको सड़क पार कराई, तो ये स्कूल में इन्होंने बताया अपनी मैडम को, तो मैडम ने इसे शाबाशी दी, ठीक है, और इसे पुरस्कृत भी किया। तो मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नैतिकता अपनाते हैं इस स्टेज में, ठीक है। अच्छा लड़का लड़की बनने की कोशिश करते हैं सभी लोग, आप भी बने होंगे। हाँ यार, अगर ऐसा कर देंगे तो टीचर हमसे खुश हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाए, सब कहेंगे वो हो कितना अच्छा लड़का है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये अगला देखते हैं हम। अगला इसमें है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। इंग्लिश में याद करना है, इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है, बोलना नहीं आता, ठीक है। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना विकसित करता है। अब जो इसकी जो सेकेंड लेवल की जो सेकेंड स्टेज है उसमें क्या है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान के चलो दूसरों को जरिए बताया गया था कि भाई सिग्नल जैसे रहते हैं सड़क पार करते समय उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, नहीं तोड़ने चाहिए नियम, ठीक है। इन चीज़ों के ये भावना रहती है उनके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ मान के चलो बच्चा खड़ा है या कोई खड़ा है ये, ठीक है, बच्चा, तो वो क्या सोचेगा, ये अगर सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक, समाज की व्यवस्था भंग हो जाएगी, ठीक है, आमने सामने लड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, इन चीज़ों पे ये ध्यान देता है बच्चा, ठीक। अगला देखो इसमें। अब उत्तर रूढ़िगत, इसकी जो तीसरा लेवल है उत्तर रूढ़िगत, इसमें पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज क्या लेवल, ठीक है। इसमें स्टेजेस गलत लिख गई है, काटना है उसको, ठीक। तो इसमें 13 वर्ष से ऊपर की आयु वाले रहते हैं बच्चे। इसमें डिसीजन खुद के लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ये पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल है, इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। इसमें मान के चलो आपके लिए खुद डिसीजन लेने हैं, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक सही का एक गलत का, वो स्वयं निर्णय करना होता है, ठीक है। एक इधर ये सही का और ये गलत का, ठीक है, इसमें आपको निर्णय लेना होता है खुद। ये इसकी स्टेजेस देखते हैं हम। इसकी पहली जो स्टेज है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, इसको इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले ही हों, लोगों के लिए भले के लिए हों, अगर नियम से किसी का नुकसान होता है तो ये नियमों को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान के चलो जैसे सिग्नल वगैरह है, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, जो ट्रैफिक रूल्स रहते हैं इनसे एक्सीडेंट वगैरह और व्यवस्था बनी रहती है, ठीक, जो रूल्स बनाए गए सबके लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये उस समय बच्चा क्या करता है, जब मान के चलो उसके सामने, अब वो इस सिग्नल की इस साइड खड़ा है, जैसे यही खड़ा है, ठीक है, उस साइड या बीच में कहीं कुछ उसका जान पहचान का कोई फ्रेंड या मित्र या उस परिवार का कोई गिर गया वहाँ, ठीक है, कहीं से टकरा के कैसे भी करके, तो अब और जब सिग्नल स्टॉपेड है, रुका हुआ है, तो उस टाइम पे वो बच्चा
उस सिग्नल को तोड़ देगा। उस टाइम पे बच्चे को क्या करेगा कि यार हटाओ, भाड़ में जाने दो सिग्नल विग्नल, उसकी जान चली बच जाएगी यार। अगर हम सिग्नल ही देखते रहे तब तक तो वो ख़त्म हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं ले जा पाएंगे उससे हम। तो इसलिए स्वयं निर्णय लेता है यहाँ पे, ठीक है बच्चा। तो जो जो नियम वगैरह रहते हैं उनको तोड़ देता है, क्योंकि वो नियम इसलिए तोड़ देता है, जो नियम बने हैं वो भले के लिए। अब भले का काम तो तभी होगा ना जब दूसरे की जान बच जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए स्वयं निर्णय ले लेता है बच्चा, मतलब नियम तोड़ देता है, ठीक। अगला देखो, अब एक इसमें अगला जो स्टेजेज है इसकी सेकंड, सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुखता, यानी यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसमें क्या है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर खेल जाता है, ठीक है। किशोर मतलब 13 से लेके आगे अपर, जैसे अब 18 से फौज में भर्ती हो जाते हैं, जैसे मान के चलो कोई लड़का फौज में भर्ती हो गया, ठीक है, ये देखो ड्यूटी चल रही है उसकी बॉर्डर पे, ठीक, ड्यूटी बॉर्डर पे चल रही है। अब इसमें क्या करता है, जो लड़का मान के चलो इधर से आतंकवादी आया या क्रॉस कर रहा है, तो उसको उस टाइम पे वैसे सिखाया गया था, इसको जीव को मारना पाप है, ठीक है। इस फौजी को, इस लड़के को बताया गया था अगर जीव की हत्या हो जाती है तो पाप लगता है। अब जब आतंकवादी इसमें धंसने वाला हो अपने देश में, ठीक है, अब जब आतंकवादी धंसेगा तो देश को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस चक्कर में ये खुद निर्णय लेता है, ये नहीं सोचेगा कि यार इसकी हत्या हो जाएगी, अगर हत्या हो जाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अपनी जान पे खेलकर उस आतंकवादी से भिड़ बैठता है, ठीक है, और उसे मार गिराता है। वहाँ ये नहीं सोचता है कि जीव मारना हत्या है, ठीक। ये था आपका लास्ट स्टेजेज। अब आपका ये जो कोहलवर का सिद्धांत ख़त्म हो गया है। अब इसी के तहत हम अगले उसमें वीडियो में प्रश्न लेंगे। ये थ्योरी थी, अगर इतना आप सब समझा दिया, इससे आप कोई भी प्रश्न खाली नहीं रहेगा, आप कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद।